नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम चरक सूत्र के 15वें अध्याय उपकल्पनीय अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चतुर्थ चतुष्क जो हमारा कल्पना चतुष्क है उसका तीसरा अध्याय है। इससे पहले हमने स्नेहन और स्वेदन पढ़े और इसका लिटरल मीनिंग हम ऐसे ले सकते हैं कि उप का अर्थ होता है पश्चात और कल्पनीयम यानी फॉर्मुलेशंस। तो इसमें जो प्रधान कर्म है वमन, विरेचन, वस्ती, शिरोविरेचन, वो सब, तो उसकी फॉर्मुलेशंस और उसके बाद क्या करते हैं या फिर किसको कराना चाहिए हमें प्रधान कर्म, उन सब के बारे में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है संभार द्रव्य की उपकल्पना। तो हमें इक्विपमेंट्स कौन सी कलेक्शन करनी है अगर हमें किसी को प्रधान कर्म यानी पंचकर्म कराना है। तो यहाँ कहा गया है कि जिसको भी संशोधन करवाना है वो राजा या राजा के समान जितने भी पुरुष होते हैं। और यहाँ पे राजा शब्द का इसीलिए मेंशन किया है कि जब लिटरेचर लिखा गया तो उस टाइम राजा ही होते थे हमारे पास, और मेनली यही अफोर्ड भी कर पाते थे क्योंकि जितने भी द्रव्य हैं उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। और इसके एंड में, चैप्टर के एंड में हमें मेंशन भी है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो किस तरह से हमारे पंचकर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें इस पूरे पैराग्राफ में हमें सिर्फ यही कहा गया है कि जिसको भी वमन और विरेचन कराना है उसको पहले ही उसके उपद्रव ना हो, या फिर हो जाए अगर उसके उपद्रव, तो उसकी शांति के लिए जितनी भी सामग्रियां हैं उनको कलेक्ट करना है। क्योंकि अगर किसी को उपद्रव हो जाता है तो उस टाइम पे इमीडिएट हमारे पास कोई भी उपकरण या फिर सामग्रियाँ, कोई भी फॉर्मुलेशंस ईजिली अवेलेबल नहीं होंगी। तो इसीलिए हमें बिफोर हैंड पहले से ही जितनी भी सामग्रियाँ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको कलेक्ट करके रखना है। तो इसके ऊपर अग्निवेश जो थे, क्योंकि ये पुनर्वसु, आत्रेय और अग्निवेश की कॉन्वर्सेशन है पूरे सूत्र स्थान में मेनली जो हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें अग्निवेश ने पूछा कि अगर हमें ज़रूरत ही क्यों है संभार द्रव्यों को इकट्ठा करने की, कि कोई कॉम्प्लिकेशन, हमें ऐसा लग ही क्यों रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस होंगी। क्योंकि अगर हमने पढ़ा है कि आप्तोपदेश है, जो भी टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो एज इट इज़ हमने मानना है। पर अगर हम उस चीज़ को मान भी रहे हैं तो ऐसा क्यों है कि हमें कॉम्प्लिकेशंस मिलने ही वाली हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि अगर जो लिख दिया है उसका फ्रूट क्यों नहीं मिल रहा है हमें एज इट इज़, और उसका कॉम्प्लिकेशन क्यों हो रहा है। इसीलिए इसने बोला है कि प्रारंभ में ही ज्ञानी वैद्य को ऐसा प्रयोग करना चाहिए जिससे उसका निश्चित फल अवश्य ही हो सके और कोई उपद्रव ना हो। ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा। ये निश्चित है कि ठीक ठीक रूप से जब औषधि का प्रयोग किया जाता है तो उसका निश्चित फल भी मिल सकता है। यह सभी कार्यों की सिद्धि उचित रूप में कर्तव्यों के प्रयोग करने से ही होती है, और कार्यों में उपद्रव होना अनुचित कर्तव्यों के परिणाम स्वरूप होता है। अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमें फ्रूट अच्छा मिलेगा उसका, या फिर रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और अगर हम उसको अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि उचित रूप में या अनुचित रूप में कार्य किए जाने पर कार्य की सिद्धि या कार्य में विपत्ति, वह दोनों अनियमित रूप में होती हैं, तो ऐसा जान लिया जाए तो ज्ञान और अज्ञान दोनों बराबर ही हो जाएगा। मतलब अगर हम ये बोलें कि एक प्रैक्टिस्ड क्लिनिशियन भी अगर अच्छे से नहीं करवा पा रहा है पंचकर्म, तो उसमें और एक लेमैन में जो सिर्फ टेक्स्ट पढ़ के या फिर थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करके अगर वो चीज़ प्रधान कर्म को, पंचकर्म को कर रहा है, तो उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। जो ज्ञानी व्यक्ति है और जो अज्ञान, वो दोनों बराबर ही हो जाएंगे। ये इनका प्रश्न है। अब इस पे जो पुनर्वसु आत्रेय हैं हमारे, उन्होंने वैज्ञानिक उत्तर दिया इसमें कि हम और हमारे जो सदृश्य ज्ञानी वैद्य हैं वो इसी तरह कार्य करते हैं कि कि औषध के प्रयोग करने पर, अब कोई भी फिजिशियन है वो यही चाहेगा कि अगर हम किसी भी औषध का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका फल भी हमें, रिजल्ट भी अच्छे से मिले ही। और इसकी रिजल्ट कैसे मिलेगा उसका भी हमने, मतलब जो पुनर्वसु आते हैं उन्होंने उपदेश कर दिया है। पर ऐसा कोई भी नहीं है जो इस प्रकार के मतलब उपदेश कर दे कि प्रयोग की सफलता जो होगा वो निश्चित रूप से ही होगी, या फिर मतलब अगर कोई समझा रहा है तो ऐसा 100% श्योरिटी नहीं है कि जो वो बोल रहे हैं वैसा ही आगे फॉलो हो, या फिर हर एक पर्सन के लिए वो फ्रूटफुल हो ही या रिज़ल्ट देने वाला हो ही। तो हमें पहले से ही बिफोर हैंड उसके लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि हर एक की बॉडी डिफ़र करती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे दोष, औषध, देश, काल, बल, शरीर, आहार, सात्म्य, सत्व, प्रकृति और आयु, सबका डिफरेंट होता है। अब जो चीज़ बालावस्था में फेवरेबल है वो वृद्धावस्था में नहीं होगी, या फिर जो हेमंत ऋतु में फेवरेबल होगी किसी के लिए, ग्रीष्म में वो नहीं होगी। अगर हमें वमन जो
मेनली हम ऋतु के अनुसार कराते हैं। अगर वो वसंत में हम जैसे होगा वैसे उसको वर्षा ऋतु में तो नहीं करा सकते हैं, क्योंकि दोषों का प्रकोप, प्रशमन सब या अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आयु की अवस्थाओं के भेद से इतने सूक्ष्म हैं कि इनका विचार करते हुए अत्यंत निर्मल व अत्यधिक जो बुद्धि वाले पुरुष हैं वो भी घबरा जाते हैं। तो फिर तो अल्प बुद्धि उन्होंने मेनली हमारे लिए बोला है, जिनके लिए टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों की तो क्या ही बात करें, इसीलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि उपद्रव होंगे ही अगर होंगे तो उसके लिए पहले से ही कलेक्शन करके रख लो सामग्री की। इसलिए जो पुनर्वसु आत्रेय थे उन्होंने बोला कि मैं दोनों बातों का ठीक ठीक रूप में उपदेश कर रहा हूँ, कि अगर ठीक से हो जाता है तो उसके क्या लक्षण होंगे, कैसे वो प्रोसीड करेगा आगे, और अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है। आगे पुनर्वसु आत्रेय ने विविध संभारों की संक्षेप में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उनकी दी हुई है कि वास्तु विद्या का कुशल, यानी जो हमने हॉस्पिटल बनाना है उस टाइम कूटी वगैरह बनाते थे तो उसको कैसे हमने कंस्ट्रक्ट करना है उस बारे में संशोधन कार्य कराने के लिए सबसे पहले एक उत्तम घर बनाया जाए जो घर दृढ़ हो, निवास स्थान में हो, क्योंकि हमें बोला हुआ है कि ज़्यादा वात नहीं होना चाहिए या फिर ज़्यादा वेंटिलेशन ना हो। वेंटिलेशन तो हो प्रॉपर, पर जब हम संशोधन कर्म करा रहे हैं तो हमें बाहर का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। उस घर में हवा आने के लिए एक झरोखा बना हो, वेंटिलेशन का यहाँ पे मेंशन हुआ है। घर की चौड़ाई इतनी हो कि रोगी उस घर में आराम पूर्वक चल फिर सकता हो, मतलब ज़्यादा वो कॉम्पैक्ट भी ना हो या फिर ज़्यादा सफोकेटिंग भी ना हो, और वह घर किसी पर्वत की तराई में ना हो, किसी प्लेन जगह पे ही होना चाहिए। मतलब वह ऐसे स्थान पर ना हो जहाँ धूप जल धूली ना जा सके। मतलब ऐसे स्थान पे होना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा ना धुआं ना जाता हो, धूप भी ज़्यादा ना लगती हो, एक प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में हर एक चीज़ होनी चाहिए, और मन के प्रतिकूल शब्द स्पर्श रूप रस और गंध प्राप्त न कर सके। होता ही है जब हम बीमार होते हैं या फिर कोई प्रोसीजर, क्योंकि वो एक बहुत विग्रस प्रोसेस होती है, तो अगर उस टाइम पे हमारी फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो वो पंचकर्म या शोधन कर्म को कराने के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल या उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट होंगे। उस घर में पानी से भरा हुआ कोई टब रखा हो, समय पर कार्य में लाने के लिए ओखल मूसल के अतिरिक्त पैखाने का स्थान यानी वॉशरूम अच्छे से होना चाहिए, स्नान गृह भोजन गृह उस गृह में अलग अलग स्थान पर बना देनी चाहिए। जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं मतलब उसके अंदर ही होने चाहिए, और जो पेशेंट है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो उस प्रोसीजर के दौरान। अब ये हमने देख लिया कि बिफोर हैंड हमने क्या किया पंचकर्म को कराने से पहले। अब पंचकर्म की प्रोसीजर क्या है, तो पूर्व कर्म विधान यानी स्नेहन स्वेदन जो हमने पहले भी पढ़ लिया है। गृह निर्माण और सामग्रियों का संग्रह होने के बाद हमें क्या करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हमने संशोधन कराना है उसका पहले स्नेहन और स्वेदन करा लें, ताकि जो हमारे दोष है वो कोष्ठ में आसानी से आ जाएं और उनका उत्क्लेदन भी अच्छे से हो पाए जब हम कोई औषधि संशोधन कराने के लिए यूज़ करें। और इन केस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन, जो भी अगर हमारे पास उपद्रव आता है तो उसका सहवा तीव्र रोग हो, यानी कोई सहसा उससे तीव्र रोग हो, उसको शांत करने के लिए पुनः रोग उत्पत्ति ना हो, इसलिए हमें उसकी अनुकूल चिकित्सा करें। ये पूर्व कर्म यानी बिफोर हैंड हमने क्या क्या करना है वो हो गया। अब वमन, सबसे पहले हम पंचकर्म में वमन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें मदन फल क्षय से, ये हमने चरक के सेकंड चैप्टर में अपमार्ग तंडुलिये में भी पढ़ा है कि जो मदन फल होता है वो वमन के लिए श्रेष्ठ होता है, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है इवन। इसमें शारीरिक और मानसिक तीव्र व्याधि शांत हो जाए, रोगी स्वस्थ हो जाए, स्नेहन स्वेदन उचित रूप में जिस व्यक्ति का हो जाए, ऐसे व्यक्ति में। अब हमें ये भी इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ ना हो पर्सन को वमन कर यानी संशोधन कराने से पहले, जिसमें संशोधन ना हो सके वैसी कोई कंडीशन ना हो, रोगी स्वस्थ हो जाए। पहले जो मतलब प्राइमरी उसकी प्रॉब्लम होगी उसको हमने ठीक करना है, उसके बाद ही हमने संशोधन कर्म का कराना है, मतलब किसी भी पेशेंट को। उसके बाद रोगी स्वस्थ हो जाए, उसके बाद उसको स्नेहन स्वेदन पूर्व कर्म कराना है। ऐसे व्यक्ति का अगर मन प्रसन्न देखकर सुखपूर्वक निद्रा कर चुका हो, सुप्रजीर्ण भक्तम यानी सुख उषितम, पहले का खाना पच गया हो उसका, सुख उषितम, और सिर में स्नान कर चुका हो, चंदन का शरीर पर लेप किया हो, पुष्पमाला धारण किए हो, बिना फटे हुए सुंदर वस्त्र को धारण किए हो, जो व्यक्ति देवता अग्नि ब्राह्मण गुरु
वैद्य की विधिवत पूजा कर चुका हो, उसे अच्छे नक्षत्र, तिथि, करण, मुहूर्त में ब्राह्मणों द्वारा सस्यवाचन कराकर मंत्रों से अभिमंत्रित करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसीलिए कराई जाती हैं ताकि उसके मन पर अच्छा प्रभाव पड़े। और पहले ये माना, अभी भी ये मेनली ये माना जाता है कि अगर हम उसका रिलीजियस एक एस्पेक्ट देखें, और इसका इवन साइंटिफिक फैक्टर भी होता है कि हमारे हैप्पी हार्मोन्स या फिर उसको फेवरेबल अगर हमें संशोधन कराना है तो उसका पूरी तरीके से मन हो उस प्रोसीजर में, तभी उसका रिज़ल्ट भी अच्छे से आ सकता है। तो उसीलिए वो सारी जप वगैरह कराना, ताकि पर्सन एक ग्रेटफुलनेस भी हो उसके अंदर। उसके बाद उसको मधुक सैंधव लवण फाणित युक्त मदन फल कषाय की मात्रा पिला देनी है। ये इसका ड्रग्स हो गई, ये कौन कौन सी देनी है वमन के लिए। उसके बाद मदन फल के कषाय की मात्रा, अब कितनी मात्रा देनी है ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है और पर्सनलाइज्ड होती है हर एक के लिए। और वो किस पे डिपेंड करती है? मात्रा का प्रमाण प्रत्येक पुरुषों के बल और कोष्ठ के आधार पर अलग अलग होता है। और इसको पीने के बाद विकार वाले दोषों को बाहर निकालने में समर्थ हो जाए, अतियोग या अयोग के लक्षण उत्पन्न न करें। मतलब समयोग से अच्छी तरीके से जितने भी दोष अंदर हैं वो सारे के सारे निकल जाएं। और वो किस पे डिपेंड करता है? बल और कोष्ठ पे, इसके जिसको दिया जा रहा है ये कराने के लिए, जिसका संशोधन होना है। और उसके बाद है कि वमन कर्म की मुख्य विधि। तो क्या करना है? वमन द्रव्य विधि पूर्वक पिला देने हैं उसको, और एक मुहूर्त तक यानी 48 मिनट्स तक उसको एग्जामिन करना है। जब तक सिर और शरीर पर पसीना आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि जो दोष हैं अंदर, तो वमन किसके लिए कराते हैं? मेनली कफ के लिए कराते हैं। तो पसीना आने लगता है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि दोष पिघल रहे हैं और शरीर में रोमांच होने लगा, यानी कि नॉजिएटिंग फीलिंग होने लगी, और उसके स्थान पर दोष चल दिया है, अपने स्थान से दोष चल दिया है। यानी अगर कोष्ठ में आ गए हैं तो वहाँ से उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। उधर में आधमान हो तो समझ लें कि दोष अंदर ही आ गए हैं, उधर में आ गए हैं मेनली, सॉरी। अगर ये अब सिम्टम्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आधमान हो तो क्या होने लगता है कि उधर में आ गए, आधमान से उधर, ध उधर, ऐसे इन दोनों को याद रख लेंगे। अगर जी मचलने लगता है तो और मुख से जल निकलने लगे, मतलब नॉजिएटिंग फीलिंग उसको होने, तो हमने समझ लेना है कि ऊर्ध्वमुख हुआ है, ऊपर की ओर को आने लगा है। तब उस व्यक्ति को जानू समान ऊंचा व विस्तृत चौकी आदि पर चादर बिछा दें और बड़ी तकिया और छोटी छोटी तकियाँ उस पर लगा दें। तो क्या करना है कि उसको जानू समान ऊंचा, जितना उसका घुटने तक की वो होगी, घुटने तक जितनी उसकी, मतलब उसका बिस्तर जो होगा उस पर उतनी उसकी हाइट होनी चाहिए जितनी उसकी जानू के बराबर होनी चाहिए, ताकि प्रेशर उसके पेट पे आसानी से पड़ सके। तब उस पर बैठने के लिए रोगी को आज्ञा दे, मतलब जहाँ पे उसने बैठना है उसका डायमेंशन भी बताया हुआ है, वो भी एक पर्सन के जिसका संशोधन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो उसको बिठा देना है वहाँ पे, और बैठ जाने पर उसके क्या करना है? उसके सामने पीकदान, जहाँ पे वो वॉमिट आउट करेगा वहाँ उसको रखना है, और उसके मस्तक जो उसका सर होगा और दोनों पार्श्व यानी उसके प्लैंक्स को भी पकड़कर नाभि को दबाना है, ताकि प्रेशर बने और वॉमिट आउट यानी वमन अच्छे तरीके से हो पाए। और उसके बाद क्या करना है? पीठ को नीचे से ऊपर की तरफ मलने में तत्पर रहें, और वह रोगी को वही कि रोगी के मन अनुकूल स्थिति होनी चाहिए। और इसके बाद रोगी को शिक्षा दें कि अपने ओष्ठ तालु और कंठ को खोल दें। ऑब्वियसली ये मतलब एक तरीका बताया हुआ है कि क्या क्या इसके में प्रोसीजर है, बट ये हमें पता ही होती है मेनली, और थोड़े परिश्रम से ही उभरे हुए जो दो वेग होते हैं उनको निकाल देना है। और उसके बाद कुछ गर्दन और शरीर के ऊपरी भाग को झुकाकर वमन के वेग के समय ही यदि हल्के वेग आएँ और दोष न निकल सकें, और इसमें ये भी ध्यान देना है कि ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर वेग नहीं आ रहे हैं तो क्या करना है? वही कि जिनके नख कटे हुए हैं ऐसी 2 उंगलियों के द्वारा, या नील कमल कुमुद और सौगंधिक, इनमें से किसी भी एक जो डंठल हैं, मतलब हमने रिफ्लेक्स जनरेट करनी है ताकि वॉमिट आउट हो सके, वमन इजीली हो सके। और ऐसा भी नहीं है कि हमने उसको ज़्यादा ही रिफ्लेक्स देनी है या फिर विग्रसली करना है, उसको आराम से करना है। और मतलब हमने वही है रिफ्लेक्स जनरेट कर दिया। उसके बाद वैद्य क्या करे कि जो भी वमन का वेग आया हुआ है उसको पीकदान से देखे, एग्जामिन करे,
जिससे हमें पता लग जाएगा कि सम्यक योग था, अयोग था या अतियोग था। अब हम देख लेते हैं कि अयोग या अतियोग या सम्यक योग भी है अगर, तो उसके क्या लक्षण होते हैं। तो अगर अयोग होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। अप्रवृत्ति ही कुतश्चितः, यानी वमन के जो वेग होंगे उनका बाहर ही नहीं निकलेंगे आसानी से। उसके और क्या इसका लक्षण है दूसरा, केवलस्य वा अपि औषधस्य, यानी जो औषध खाई होगी मदन फल, मधु वगैरह, वही बाहर निकलेंगे। विभ्रंश, वेगों का विभ्रंश होगा, अच्छे से आएंगे ही नहीं। और विबंध, वो कोष्ठ में ही रह जाएंगे। मतलब ये हो गया अयोग अगर है हमारे पास तो। और अयोग भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, स्नेहन और स्वेदन के लेवल पे भी अयोग हो सकता है। और अगर हमने औषधि भी उसको बल और कोष्ठ के आधार पर नहीं दी तब भी अयोग के चांसेस होते हैं। और काले प्रवृत्ति ही इसमें सम्यक क्या है, काले प्रवृत्ति ही अनति महति, यानी उचित समय पर वेगों का निकलना और अत्यधिक कष्ट भी नहीं होता है, तो वो होगा सम्यक का लक्षण। यथाक्रमम दोष प्रहरणम, यानी सीक्वेंस वाइज अगर दोष निकलते हैं तो वो भी सम्यक दोष वमन के लक्षण हैं। यानी सबसे पहले अगर कफ निकलता है, फिर पित्त, फिर वात। और इसके हम कलर के बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो हम पीकदान में एग्जामिन करेंगे। स्वयं च अवस्थानाम इति, यानी स्वयं ही वेगों का बंद हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वेग आ रहे हैं या फिर हमें दवाई देनी पड़ रही है, अगर खुद से ही जो वेग हैं वो शांत हो जाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि सम्यक वेग थे, ये सम्यक लक्षण है इसका। दोष प्रमाण विशेषेण तीक्ष्ण मृदु मध्य, और दोषों के प्रभाव की भी भिन्नता, सबसे पहले तीक्ष्ण, फिर मृदु, फिर मध्य, यानी सब्सिक्वेंटली ही एक सीक्वेंस वाइज जो है वो दोष भी शांत होंगे इसमें। और अगर वमन का अतियोग हो जाता है तो उसका क्या लक्षण होगा, फेनिल रक्त चंद्रिका उपगमन, यानी उसमें रक्त की चंद्रिकाएं भी निकलने लगेंगी झागदार। अब इस सब में यही देखेंगे कि अगर ज़्यादा तीक्ष्ण औषधि होगी तो वो मतलब हमारे एपिथेलियल लाइनिंग को, म्यूकोसा को भी इरप्ट करेगी, तो अगर हम वॉमिट आउट करेंगे तो उसके साथ वो भी साथ में आएंगी। तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब इसके बाद इसके अतियोग और अयोग से क्या उपद्रव होंगे उनको भी इस वीडियो में देख लेते हैं। इसका लास्ट पॉइंट देख लेते हैं आज की वीडियो का। तो उसमें क्या होगा, आधमान। अब आधमान हमने उसमें भी देखा था कि वो क्या लक्षण होगा कि उदर में आ गए हैं। अब अगर अतियोग या अयोग हो जाता है, मेरे अयोग से हम इसको याद रख सकते हैं। अब अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो कोष्ठ में तो पहुँच गए हैं, तो आधमान हम इससे याद रख लेंगे। परिकर्तिका, यानी ऐसे फील होगा पेशेंट को कि उसको कैंची से काटने की जैसी पेन होगी उदर प्रदेश में। परिस्राव, इसको हृदय उपसरण होगा। अंग ग्रह, जीव आदान, रक्त का निकलना, ये हमने किस में पढ़ा था, मेनली अतियोग में। विभ्रंश, ये हमने पढ़ा था अगर अयोग हो जाता है। स्तंभ हो जाता है, उसमें भी बंध पढ़ा था इसमें स्तंभ, जिसके अयोग के लक्षण में हमने भी बंध पढ़ा था ना, इसमें विभ्रंश हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा, सॉरी विभ्रंश तो पहले भी था। विभ्रंश, स्तंभ और क्लम हो जाएगी। जब बॉडी में अंदर ही दोष हैं तो वो कैसी सिचुएशन में होगा, एक क्लम की सिचुएशन में होगा, उसको एक लथार्जी सी फील होगी। तो इसके बाद क्या है कि वमन कर्म के बाद धूमपान। अगर हमारे पास सम्यक वमन हो जाता है उसके बाद क्या करना है कि हाथ पैर और जो मुंह होगा उसको भली प्रकार से धोना है, और एक मुहूर्त यानी 40 मिनट्स तक उसको रेस्ट करना है पेशेंट ने। और स्नेहिक या वैरेचनिक उपशमनीय धूमों में से कोई भी धूम आवश्यकता के अनुसार पिलाना है, और बाद में उसके फिर से जल से हाथ पैर और मुँह धोना है। और ये किस लिए धूमपान करा रहे हैं कि अगर दोष रह गए हैं हमारे स्रोतों में तो वो भी आसानी से निकल पाएँ। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं, और इसके जो नोट्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।